का भी बहुत स्वागत है और केसी मलकानिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। केसी मलकानिया जी, स्वागत आपका। और चर्चा की शुरुआत भी मैं आपसे ही करूंगी। पहला सवाल आपसे यह है कि किस तरह से आप इस पूरी रैली को देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर बात अगर करें तो एक विरासत वाली राजनीति है और एक वर्तमान वाली राजनीति है। दोनों में कितना फर्क आपको लग रहा है इस रैली को देख के? देखो, चौधरी देवीलाल मेरे थे, वो धरती से जुड़े हुए थे, किसान कमेरे के नेता थे। हरियाणा बनाने में भी उनका बहुत योगदान रहा है और उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। किसानों को जो ऋण थे, सहकारी ऋण थे, उनको माफ करने का काम उन्होंने कहा था। बुढ़ापा पेंशन उन्होंने शुरू की थी। तो उनकी जो पार्टी थी, उनको ताऊ जी कहे, ताऊ देवीलाल जी के कहकर पुकारते थे। और ताऊ जी के साथ जो है भाजपा जो है एक छोटे भाई के रूप में, चाहे इन लोग जो थी क्षेत्रीय पार्टी थी और उसके साथ राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई के रूप में थी। भारतीय जनता पार्टी में भी कदावर नेता मंगल साहब जैसे डिप्टी सीएम वगैरह रहे हैं और रहे हैं। परंतु जो चौधरी देवीलाल जी का स्वभाव था, वो गांवों में जाते थे, कहीं भी मंजी मिलती थी वहां बैठ जाते थे, लोगों का हाल चाल पूछते थे और उस प्रकार उनकी समस्या को समझते। वो गांव गांव में जानते थे और हर जगह वो जाते थे और लोगों से मिक्स होते थे। वो किसानों और मजदूरों के बीच जाकर का बात करते थे, कहीं भी चुपाल में बैठकर चुपाल लगा लेते थे और लोगों की समस्या को सुनते थे। अब जो बाद में ऐसा मौका भी आया कि पार्टी दो फाड़ हो गई। ओम प्रकाश चौटाला जी भी बहुत अच्छी तरह उन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया और वो भी जो कार्यकर्ता थे और जो जानते थे उनको बाई नेम बुलाते थे। जहाँ भी मीटिंग होती थी, जनसभा होती थी, तो उनको बाई नेम बुलाकर करते थे। उससे जो कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ता है। और उसी प्रकार पत्रकारों में भी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो पत्रकारों से पूछते थे आपका क्या हाल चाल है, घर में बाल बच्चा राजी है, सब राजी खुशी है। इस प्रकार उनका व्यवहार था जो मिलनसार था। अब जो दुष्यंत चौटाला जी थे, उसके बाद उन्होंने जब हुआ लक पार्टी जेजेपी बना ली, उससे थोड़ा सा पार्टी को धक्का लगा है। और अब जो है वो इन लोग जो है वो अब चौटाला जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और उन्होंने रैली की है। तो हम समझते हैं कि ये तीसरी चौथी पीढ़ी जो चल रही है वो चौधरी देवीलाल के चिन्ह पर चलेगी। और जिस प्रकार क्षेत्रीय पार्टी के रूप में इन्होंने अपने आप को स्थापित किया था, भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी को छोटे भाई के रूप में सरकार में शामिल किया था, तो इस प्रकार को अपने आप को पुनः स्थापित कर पाएंगे। और पंजाब में भी अकाली दल के नेता आए थे, डिप्टी सीएम और प्रकाश सिंह बादल जी से भी उनके बड़े अच्छे संबंध थे। और पंजाब में श्रोमणी अकाली दल जो है उसने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी वहां भी सहयोगी के रूप में थी, छोटे भाई के रूप में। तो ये क्षेत्रीय पार्टियों का अपना महत्व है, परंतु ये महत्व घटता जा रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों को एक बार फिर पुनः लोगों के बीच जाना होगा, अपनी जड़ें जमानी होगी। उन्हें राष्ट्रीय पार्टियों का मुकाबला करने के लिए आम जनमानस के बीच जाना होगा, काम कमेरे की बात करनी होगी। और वो जो अभय चौटाला जी हैं वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि पार्टी पुनः अपने आप को खड़ा कर पाएगी। ठीक है राजवीर जी, आज की इस रैली को देखकर क्या लग रहा है? बीजेपी के खेमे में कोई हलचल मची है? क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा था बीजेपी शायद इनेलो को अपना वो कॉम्पिटिटर नहीं मानती है या उस तौर पे अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानती है। लेकिन आज की जो ये रैली है, रैली कहे या फिर उसको शक्ति प्रदर्शन कहे, जो भी इसको कहे, बीजेपी किस तरह से देख रही है? चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर नमन करते हुए मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, ये जो इनेलो है ये हर साल अपनी रैली करती है और उसके बाद फिर ये हवा में उड़ जाते हैं। ये इनका इतिहास रहा है, क्योंकि जो रैली होती है इनकी, जो 25 सितंबर वाली वो रैली अच्छी होती है। 10, 12, 15 हजार, 20 हजार जो भी मतलब ये इकट्ठे कर लेते हैं अपने। अब आपने भी बताया कि 3-4 राज्यों से लोग आए हैं, तो आपने सारी बात अपने आप बता दिया, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो एक हरियाणा में जो चल रही है अभी, ठीक है ना। तो इनेलो हो या कांग्रेस हो, समस्त विपक्ष का कोई नहीं, क्योंकि जनता इन लोगों को सुन नहीं रही। और ये तो आपस में लड़े हुए। दीपेंद्र हुड्डा कहता है रोहतक में क्यों करी, अभय सिंह कहता है हम रोहतक में करेंगे। तो ये तो इनका आपस का मसला है भाई, आपस में मिलकर तय कर लेंगे ये इन्होंने क्या करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता को समर्पित पार्टी है और हमने जनता के काम करने, हमें इनकी जो ये रस्साकशी चल रही है, नूरा कुश्ती चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यही जो आज इनेलो वाले जो आज ये कर रहे हैं, तो
2-3 दिन पहले ये लोग, इन 2-3 साल पहले इन्होंने फतेहाबाद में भी की थी रैली। तो उस रैली में भी इन लोगों ने मतलब वो तीसरा मोर्चा इंडिया गठबंधन बनाने की कसरत की थी। तो वहां भी इनका कुछ हो नहीं पाया था, क्योंकि ये खुद खड़गे जी, अगर ये मैं याद कराना चाहूँ तो खड़गे जी को निमंत्रण देने वाले यही लोग हैं। खड़गे जी जी को निमंत्रण देने वाले यही लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। ये ठीक है, रैली है, एक दिन का लिए इनका अपना एंजॉयमेंट हो गया, नेताओं ने अपना वो जो भाषणबाजी करनी थी कर ली। और ये तो जब भी बोलते हुए साथ में मतलब बोलते हुए, हम तो अभी मध्यावधि चुनाव होंगे और इन लोगों की सरकार बनेगी, 21-22 साल तो मैंने देखते हुए देख लिया इन लोगों को। तो कुछ होने वाला नहीं है, ये सारे ही बस टाइम पास है। ठीक है। ओंकार सिंह जी, राजबीर जी कह रहे हैं, या यूं कहे कि बीजेपी कह रही है कि ये तो हर बार ही इस तरह की रैली करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, टाइम पास हो गई है इनके लिए ये रैली। सबसे पहले तो मैं आज 112वें जन्म दिवस के उत्सव पर तो नमन करता हूं और उनकी नीतियों को अनुसरण करने की प्रेरणा लेता हूं। आज की रैली ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े और ये रिकॉर्ड टूटते ही देखिए पसीना आ रहा है मेरे भाई के, और बिल्कुल एसी में बैठा हुआ पसीना आ रहा है इसके। ये रैली का पसीना है इसको। सबसे ज्यादा फर्क ही बीजेपी को पड़ना है। ये 2 सीटों वाली पार्टी आज अगर 48 सीट पे है तो कहीं ना कहीं इन्होंने जनता को भरमाया है। ये वापिस 2 सीटों पे लाके छोड़ेंगे, ये भी हमारा वायदा है जनता से। और मैं जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं आज की रिकॉर्ड रैली के लिए। इस रैली से ठीक है। ओंकार सिंह जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है कुछ शायद। लोगों के कीड़े काटने से एक मेरा भाई राज मेरे से इसके भी कीड़े काट रहे हैं। ठीक है, जो ठीक ये है। कह रहे हैं ओंकार कि सिंह इस जी, रैली से इनको कोई फर्क नहीं आपके पड़ेगा। ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज काफी ब्रेक होकर हम तक पहुंच रही है, शायद नेटवर्क इशू है। दोबारा से हम आपसे जुड़ेंगे। राकेश सौदा जी, कांग्रेस नेताओं ने इस रैली में देवीलाल जी के विरासत की खूब चर्चा की, लेकिन फिर भी ये चीज कांग्रेस के साथ कभी देखने को क्यों नहीं मिलती है? जब आप उनकी विरासत की चर्चा करते हैं तो उनकी विरासत की वो झलक कभी कांग्रेस में क्यों नहीं नजर आई? राकेश जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, उसके हिसाब से देखेंगे तो आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और इस महत्वपूर्ण दिन पर हम चौधरी देवीलाल जी को नमन करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आईएनएलडी जिस धोखे में जी रही है ना, उसे बाहर निकलने का काम करे। रैली चाहे किसी भी पार्टी की हो, और ये रैली तो उस व्यक्ति के लिए आयोजित की गई थी जिनको पूरा हरियाणा नमन करता है, उनका सम्मान करता है। आज जो लोग इस रैली के अंदर आए हैं, ये सिर्फ आईएनएलडी के समर्थक नहीं है, इसमें बाकी पार्टियों के लोग भी हैं जो देवीलाल जी की नीतियों से सहमत थे, देवीलाल जी को प्यार करते थे। लेकिन इस भीड़ को देखकर यदि आईएनएलडी किसी मुगालते में है तो वो बिल्कुल गलत बात है। आपने हरियाणा के अंदर देखा होगा कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी बनी है उनका इतिहास क्या रहा है, उनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं। हरियाणा में चाहे हरियाणा विकास पार्टी हो रही हो, चाहे लोकपा रही हो, चाहे हरियाणा जनक कांग्रेस रही हो, और वर्तमान में आईएनएलडी और जेजेपी। आप सबको ये पता भी है आईएनएलडी को, यहाँ आईएनएलडी बनने के लिए 5-6 नाम तो इन्होंने भी यूज किए हैं। कभी अलोतरा है, कभी लोकदल है, कभी समता पार्टी है। इस तरह का सिस्टम रहा है। तो और दूसरी बात देखिए, आईएनएलडी की 1987 में 85 सीटों के साथ सरकार बनी। जब उस सरकार को भी ये लोग नहीं संभाल पाए तो फिर कैसे इस पार्टी से हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये भविष्य में कुछ बड़ा कर सकती है। आज तक सिर्फ एक सरकार आईएनएलडी की अपना समय पूरा कर पाई, वो भी इसलिए क्योंकि ये बीजेपी के साथ गठबंधन में थे और बीजेपी की केंद्र में सरकार थी। लेकिन उसके बाद जब वो सरकार गई तो आज ये देखिए 20 साल बाद कहां पर आईएनएलडी खड़ी है, कहां जेजेपी खड़ी है। 2019 में जब रैली हुई थी, गोवाना रैली थी, गोवाना रैली से ही
आईएनएलडी और जेजेपी अलग अलग पार्टियां बनी, अलग अलग इसका परिवार में ही अलग अलग नीतियां बन गई। तो दो पार्टी अपने परिवार को संभाल कर नहीं रख सकती। अपने एक छोटा सा ज्यादा बड़ा परिवार देवीलाल जी का नहीं है, दो ही भाई थे, अजय और अभय जी। ये जब दो लोगों में इनमें सहमति नहीं है तो हरियाणा प्रदेश के लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग को ये किस प्रकार संभाल पाएंगे और किस प्रकार हम उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में आईएनएलडी कुछ अच्छा करेगी। हम तो चाहते हैं कि देखो क्षेत्रीय पार्टी है, अब जी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उनकी मेहनत को हम सलाम कर सकते हैं, लेकिन उनकी नीतियों को नहीं, उनके तरीके को नहीं। तो कुछ न कुछ उनका भला होना चाहिए, कुछ न कुछ ग्रोथ फिर आईएनएलडी को करनी चाहिए, लेकिन उम्मीद यही है कि चांस बहुत कम है। और जो हालात आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने हुए हैं राजनीतिक हालात, उसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां ही मजबूती से खड़ी हैं। और फिर एक विचारधारा की यदि बात करें तो चौधरी अभय सिंह जी किस विचारधारा के साथ हैं? कभी ये बीजेपी के गठबंधन में होते हैं, कभी ये इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन में आने का प्रयास करते हैं। तो किस नीति और किस नियत और किस विचारधारा की हम इनसे बात कर सकते हैं? और आज जनता बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह जानती है कि उनको कहाँ चलना है, किस विचारधारा के साथ जाना है, किस नीति के साथ जाना है। देवीलाल जी थे, उनसे सहमत हैं, पूरा हरियाणा सहमत है, इसलिए उनको 85 सीटें दी। और लेकिन आईएनएलडी से यदि सहमत होते तो ये देखिए कि अभय सिंह जी को 20 साल लगभग कमान मिले हो गए हैं और 20 साल में ये कोई बड़ा काम नहीं कर पाए, सिर्फ पार्टी को तोड़ने का काम इनके दौरान हुआ है, इनके समय के दौरान हुआ, इसलिए ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। और दूसरी बात हम करते हैं ये कि ये तो जो है ना शिकारी की शिकार पार्टी है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ इनका गठबंधन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन रहा है, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो हरियाणा में आईएनएलडी हो, चाहे यूपी में बीएसपी हो, सभी पार्टियों को खत्म करने का काम बीजेपी ने किया है। और उस बड़े शिकारी की शिकार ये पार्टी भी है, चांस बहुत कम है। ठीक है। इसलिए पहले अपने कंफ्यूजन से बाहर निकले, पहले अपनी विचारधारा तय करें कि आईएनएलडी को चलना किसके साथ है, कांग्रेसी विचारधारा के साथ चलना है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा या कदम राष्ट्रवाद की जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की उसके साथ चलना है। ये तय करें, जनता को बताएं, तभी आगे की रणनीति की बात करें। चलिए ठीक है। मलकानिया साहब, यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अभी भी इनेलो के अंदर कंफ्यूजन वाली स्थिति। जी ओंकार जी, आ रही है आपकी आवाज। मैं लौटूंगी आपके पास। एक सवाल यहाँ मलकानिया जी से है, उसके बाद मैं सीधा आपका रुख करूंगी। मलकानिया जी, कंफ्यूजन वाली स्थिति क्या आपको अभी भी लग रहा है कि इनेलो में बनी हुई है? और अगर इस रैली को अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल फिगर में कितना बदलाव आ जाएगा हरियाणा में? क्या किसी पार्टी के लिए किसी तरह की कोई परेशानी होगी? क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है, बीजेपी तो ये कह रही है कि ऐसी तो रैली वो हर साल कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं नजर आ रहा है। देखो, जब भी रैली होती है तो बहुत सारे लोग जो है वो नेताओं को सुनने और देखने आ जाते हैं, परंतु ये देखने की जरूरत है कि आप उस रैली को क्या वोटों में कन्वर्ट कर पाओगे, क्या उन लोगों को जो आए हैं उनको अपने साथ जोड़ पाएंगे। जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको जमीनी स्तर पर काम करना पड़ता है। जब राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां होती है, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है, तो इनको राष्ट्रीय स्तर की नीतियों पर जाना होता है। परंतु जो क्षेत्रीय पार्टी है वो लोगों के, आम लोगों के, अपने राज्य के हितों को, किसानों के हितों को, मेरे के हितों को सामने रखकर काम कर सकती है। और जैसे चौधरी देवीलाल जी ने छोटे किसानों के ऋण माफी की योजना शुरू की थी, पेंशन योजना शुरू की थी, ऐसी लोगों की भलाई के लिए कई योजना शुरू कर सकती है। परंतु जो बड़ी पार्टियां होती है उनको केंद्र की तरफ देखना पड़ता है। राज्य जो भाजपा या कांग्रेस है कोई नीति भी लागू करनी हो तो उसको केंद्र की तरफ देखना पड़ता है। परंतु क्षेत्रीय पार्टी है जो अपने आप में पूरी नेता होती है, पूरी समर्थ होती है कि क्या नीति बनानी है और किस तरह जाना है, किस पार्टी के साथ गठबंधन करना है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी इन लोगों ने, चौधरी देवीलाल की सरकार रही है, जसपा के साथ भी भाजपा की सरकार रही है। तो क्षेत्रीय पार्टियां जो है कई बार इतनी मजबूत होती है कि वो दूसरी पार्टियों को पीछे छोड़कर राष्ट्र
राष्ट्रीय पार्टियों को छोटे भाई के रूप में सरकार में शामिल होती है, परंतु बहुत सारी जगह ये देखा गया है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके साथ मिलकर सरकार बनाती है। अब देखते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में उन्होंने रैली की है और उसका कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या ये जो रैली है ये वोटों में बल पाएगी, क्या चौधरी देवीलाल की नीतियों पर ये पार्टी चल पड़ेगी, क्या ये जो परिवार में दो फूट फाड़ हुई है वो इकट्ठे हो पाएंगे या नहीं, ये देखना पड़ेगा। अमित चौटाला जी को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, ओंकार सिंह जी जवाब दीजिएगा, आपकी बात बीच में रह गई थी, लेकिन साथ ही एक सवाल भी है, जैसा कि अभी मलकानिया जी कह रहे थे कि जो ये रैली आप हर बार करते हैं, हर साल ये रैली करते हैं, क्या ये रैली वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? और जो अंदर की खींचतान है, जो अंदरूनी खींचतान है, पहले तो उसे खत्म करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है, ग्राउंड लेवल पर मजबूती और ज्यादा दिखाने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं मलकानिया साहब की एक बात क्लियर कर दूं जी, ये रैली कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित की गई है और जो लोग इस रैली में आए हैं चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करने वाले लोग हैं, उनको मानने वाले लोग हैं। ये वोट में कन्वर्ट होने ना होने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये लोग ही वो हैं, लाखों लोग वो हैं जो आज बीजेपी की नीतियों से प्रताड़ित हैं और ये देख चुके हैं कि कांग्रेस ने कैसे तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना दी। 2019 में हमारी सरकार बनने जा रही थी बसपा गठबंधन की, लेकिन बीजेपी ने ऐसी चाल चली, हमारा परिवार और पार्टी दोनों में विघटन हो गया। मैं मानता हूं हम बहुत कमजोर हो गए, धरातल पर चले गए, ये सच्चाई मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हौसला नहीं छोड़ा। हमारी मात्र एक सीट आई और उस समय कांग्रेस की 31 सीट थी। आपने देखा होगा विधानसभा में कांग्रेस के 31 एमएलए और चौधरी अभय सिंह चौटाला अकेला व्यक्ति पूरे 89 एमएलए पर भारी था। जब भी कोई बात होती थी विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ कैमरा चौधरी अभय सिंह चौटाला के ऊपर होता था, क्योंकि वो जो बात रखते थे, जनता की बात रखते थे, प्रत्येक समस्या को सड़क से लेके विधानसभा तक जनता की बात करते थे। आज परिस्थिति क्या है, हमारी मात्र 2 सीट है। जनता ने 2024 में हमारे पर विश्वास नहीं जताया क्योंकि हमारी पार्टी विघटित हो गई थी, दोबारा से नए सिरे से स्थापित हो रहे थे। लेकिन आज की रोहतक रैली में एक बात तो स्पष्ट कर दी है, जैसे मेरे दोनों बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के चेहरे से साफ नजर आ रहा है, सफलता कहीं ना कहीं कांग्रेस को और बीजेपी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करने वाली है। खाली बड़ी आपकी तो मैं कहना चाहूंगा अपनी बारी में प्लीज, मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी दोनों में बहुत अंतर होता है। जो क्षेत्रीय पार्टी होती है वो अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा करती है, क्षेत्रीय पार्टी अपने क्षेत्र के लोगों से प्यार करती है, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी होती है वो बहुत बार देखा गया है कि राष्ट्र के हितों को देखते हुए, राष्ट्र के चुनावी हितों को देखते हुए कई बार क्षेत्रीय हितों की बलि चढ़ा देते हैं। अब देखिए तो ये अलग पानी की बात कर लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के सुरजेवाला जब पंजाब में चुनाव होते हैं तो कहते हैं कि हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। हरियाणा तो कहते हैं हरियाणा के लिए पानी दे के रहेंगे। यही बात बीजेपी के कहते हैं, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं पंजाब के वो कहते हैं एक बूंद पानी नहीं देंगे। लेकिन हमारे क्षेत्रीय दलों का एक पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है कि हम सिर्फ अपने प्रदेश की बात करते हैं, हम दूसरे प्रदेश की बात नहीं करते हैं। और आज जनता जान चुकी है, 2024 में बच्चा कह रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में प्रचंड लहर है, 70+ सीटें आने की बात कर रहे थे, लेकिन सीटें कितनी आई? 37। कहां गई बाकी की सीटें? ये कहीं ना कहीं बापू बेटे ने सेटिंग करी और इस बात को मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी ने भी स्वीकार किया, आपके चैनल पे भी दिखाया। जब नैब सिंह सैनी जी से पूछा गया क्या आपको कांग्रेस के ऊपरी नेताओं का आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, हंसकर कहा हाँ मिला। और ये कांग्रेस की फूट, इनका संगठन ना होना और बापू बेटे का कहीं ना कहीं सेटिंग करना, तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवा गए। और आज बीजेपी की वजह से अगर प्रदेश की जनता पिट रही है, मैं पिटना कहूंगा इसको, तो उसके पीछे लोग सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को जिम्मेवार मानते हैं। आज बीजेपी की सरकार को जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है, लेकिन लोकमत है, चुनाव हुआ, हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, और जनता लेकिन को ओंकार जी, सरकार को झेलना। ओंकार जी देखिए, अभी बात अगर हम इनेलो की करें ना, तो इनेलो के साथ विरासत की भी राजनीति जुड़ी है और वर्तमान की भी राजनीति जुड़ी है। दोनों के बीच आपको लग रहा है कि इनेलो वो
बैलेंस बना पा रही है? क्योंकि जो विरासत में राजनीति चौधरी देवीलाल जी ने की, वो राजनीति, और जो वर्तमान में अभी उनकी पीढ़ियां कर रही है वो राजनीति, वो उसमें वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है सर। वो चीजें जनता को शायद नहीं झलक रही है। ओंकार जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्या राजनीति है। चलिए ठीक है ओंकार जी, मैं रुक करूंगी आपका थोड़ी देर में। राजवीर जी कुछ कहना चाह रहे थे, जवाब कुछ दे रहे थे राजवीर जी। जी विरासत की राजनीति होती, आवाज आ रही है आपके पास मैडम? सर, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत चल रही है ओंकार जी, शायद नेटवर्क इशू चल रहा है। मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ पर राजवीर जी का ले लेते हैं, वो जवाब देना चाह रहे थे आपके बातों का। जी राजवीर जी। ये जो सेटिंग गेटिंग की बात करते हैं, ये इनेलो का और कांग्रेस का चरित्र है, हमारा चरित्र नहीं है ये इनकी अपनी जेब बिठाने के लिए ये उस पे आरोप लगाते हैं और दोषी हमारे को बताते हैं। ये परिवारवाद की सबसे बड़ी पार्टी है इनेलो। ये लोग परिवारवादी है। ये लोग पहले कौन कौन थे, आज कौन कौन है इसकी पार्टी में पदाधिकारी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं, कार्यकर्ताओं की असली पार्टी है। ठीक है ना। इन लोगों ने ये जो कहते थे भाई मतलब हमने इतनी भीड़ इकट्ठी कर देंगे, इतनी भीड़, अभी अभय सिंह जी बोलने लग रहे थे तो इनका पंडाल खाली पड़ा था और ये खुद भी वहां से अभय सिंह का भाषण सुन के नहीं आए पूरा। ठीक है ना। तो मुझे लगता है हमें दासने की बजाय अपने धरातल पर काम करें, अपना जो इन्होंने फील्ड में जो काम करना वो करना चाहिए, न कि किसी पे आरोपित करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज हमने जो 2100 रुपए की जो लाडो लक्ष्मी योजना थी, आज हमने वो लॉन्च की है। 200 जगह हमने कार्यक्रम करके दिखाए हैं। ठीक है ना। मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला में कार्यक्रम किया है। तो आप ये मान के चलिए, हरियाणा सरकार में जो कहते हैं वो करते हैं, और असली जुबान के धनी भाजपा सरकार नायब सैनी जी है, जिन्होंने जो वायदे किए थे उनको डिलीवर कर रहे हैं। ये लोग तो झूठे लोग हैं। ये लोग एक साल में एक बार इकट्ठे करते हैं लोगों को, 7 पिट्टी का जुगाड़ कर देंगे तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको कि भाई अब की बार ये मध्यावधि चुनाव होंगे और अब की बार सरकार पलट जाएगी। सर कुछ नहीं पलटता, लेकिन इनकी पार्टी जरूर पलट गई। ये इनको भी पता है, जो यहाँ बैठ के जो यहाँ मीडिया में आके जो डिबेट में जो बातें कह रही हैं, क्योंकि इनकी बातों का कोई भी इनका सिर पैर नहीं है। आज इनका ही कोई वक्ता कह रहा है भी मतलब हमारे बारे में उल्टा सीधा कह रहा था। भाई अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आप लोगों ने मुकदमे आप लोगों पे लगे हुए, आज अधिक संपत्ति के आप पर लगे हुए हैं, जेल आप लोग काट के आए हैं। ठीक है ना। आपके नेता काट के आए हैं जेल, तो आप हमारे ऊपर आरोपित क्यों हो रहे हैं? आप जनता में काम कीजिए। जनता ने मैंडेट देना आपको। जनता भारतीय जनता पार्टी को लगातार 3 योजना से बहुमत दिया है। लोकसभा में भी दिया है, विधानसभा में भी दिया है, नगर निगम में भी दिया है, जिला परिषद में भी दिया है। लगातार विपक्ष का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, लेकिन विपक्ष समझने का नाम नहीं ले रहा। आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी 2029 में भी। मैं आज आप कैमरे के सामने बोल रहा हूं मैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग का हमने काम किया है। अभी हमने जो किसानों के लिए जो मुआवजा राशि घोषित की है, उसका सर्वे चल रहा है। MSP में जो खरीद है धान की वो शुरू हो चुकी है 22 तारीख से। ठीक है ना। हमने गेहूं का रेट बढ़ा दिया, MSP जो बढ़ाना था 150 रुपए। ठीक है ना। हमने गेहूं पर सब्सिडी दी है 75 रुपए की बीज पर। भाई 40-45 किलो बीज लगता है, तो 6 लाख से ज्यादा एकड़ में गेहूं की फसल बोई जाती है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए, हरियाणा सरकार जनहित की सरकार और सबको समर्पित है। तो हमें इनकी बातों से कोई लेना देना नहीं। ये लोग कुछ करें, कोई रोज रैली करें, धरने करें, क्योंकि जनता ने इनको सीरियस लेना बंद कर दिया है। चलिए ठीक है। राकेश सौदा जी, जवाब दीजिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। अभी आपने ओंकार सिंह जी की भी बात सुनी, आपने राजवीर जी की भी बात सुनी, क्या संक्षेप में आप अपना जवाब देना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? ओंकार सिंह जी की बातों का कुछ जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास करते हैं, आज भी करते हैं नीतियों में विश्वास, लेकिन अभय सिंह की नीतियों में हरियाणा प्रदेश की जनता बिल्कुल विश्वास नहीं करती। यदि ये विश्वास करती तो 2000 से पहले तो ये जनता की बात करते थे क्या? जनता की बात उन्होंने की नहीं, सिर्फ गुंडा प्रदेश बना के रख दिया था। यदि ये जनता की बात करते, देवीलाल जी की नीतियों पर बात करते, उनके नीतियों पर चलते, तो 2005 में 9 सीटों पर नहीं सिमटते ये लोग। आज इतनी कम सीटों पर से उस टाइम सिमटे थे, उसके बाद ये घटते गए। एक बार बीच में थोड़ी सी इनको संजीवनी मिली, और उस संजीवनी को भी सिर्फ भाई भतीजावाद और मैं मुख्यमंत्री फलाना मुख्यमंत्री के चक्कर में इन्होंने अपना परिवार भी तोड़ दिया, अपनी पार्टी भी तोड़ दी।
और सिर्फ घर के अंदर मुख्यमंत्री का, इनको कार्यकर्ताओं के अंदर कोई मुख्यमंत्री दिखाई नहीं देता, या कोई और इनके लिए मुख्यमंत्री पद के लायक है ही नहीं एनएलडी के अंदर। और बात करते हैं दूसरे प्रदेशों की, आप शायद बोल रहे हैं 2005 से पहले ये आईएनएलडी उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव लड़ा, दिल्ली के अंदर भी चुनाव लड़ती थी, राजस्थान में भी चुनाव लड़ती थी, पंजाब में भी चुनाव लड़ती थी, और ये दूसरे प्रदेश नहीं थे, क्या ये दूसरा मामला था क्या? दूसरे ही प्रदेश थे वो, और वहां पर जाकर ये भी उसी तरह की बातें करते थे जिस तरह के आरोप ये हम लोगों पर लगाते हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। अब बात करते हैं सेटिंग की, कांग्रेस पार्टी की सेटिंग थी या नहीं थी, ये चीजें बाद की चीज है, लेकिन गोपाल कांडा जी ने तो इनकी सेटिंग की पोल ही खोल कर रख दी, बिल्कुल स्पष्ट बता दिया और उसको साबित कर दिया। जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आए और खट्टर साहब को इन्होंने जो है ना धन्यवाद करने का काम किया, धन्यवादी मुलाकात करने का काम किया, इससे बड़ा सबूत प्रदेश की जनता और क्या देखना चाहेगी। अब मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी की, तो इन्होंने कहा कि सेटिंग का मामला कांग्रेस और आईएनएलडी का है, भारतीय जनता पार्टी तो पैदा ही सेटिंग से हुई है। आप यदि आजादी से पहले चले जाए तो इनका जो मदर संगठन है, जो इनका पैतृक संगठन है, उस संगठन से बात करें तो उन्होंने तो पहले मुस्लिम लीग से सेटिंग करने का काम किया, फिर अंग्रेजों से सेटिंग करने का काम किया, और जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद अलग अलग पार्टियों से सेटिंग करके उन पार्टियों को खत्म करने का काम किया और अपने पैर जमाने का काम किया। और यदि सही में भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो वोट चोरी को छोड़िए, ईवीएम को छेड़खानी करना छोड़िए, आप लोगों को पता चल जाएगा आज भी हरियाणा में आप लोगों की औकात सिर्फ 2 से 4 सीटों के है, इससे ज्यादा आप लोगों के पास सिस्टम नहीं है। और सही में 2029 की बात ये लोग करते हैं, आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है। कल का इंसिडेंट उन्होंने लेह में भी देख लिया, और इस तरह की यदि हरकतें करने से नहीं माने तो बड़ा नुकसान देश को करने जा रहे हैं। इसलिए इनको सच्चाई से अवगत हो जाना चाहिए, देश की नब्ज को समझ लेना चाहिए, देश और प्रदेश की जनता की नब्ज को समझ लेना चाहिए, और बिल्कुल स्पष्ट तरीका अपनाते हुए राकेश जी, अपनी अगर जनता की नब्ज समझने का यहाँ पर जनता अगर को- हम बात करें, जनता की नब्ज समझने की अगर हम बात करें, तो मुझे लग रहा है कि शायद बीजेपी ने बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है, तभी दोबारा इनकी सरकार बनी है। और नब्ज समझने के लिए तो शायद मुझे लगता है कांग्रेस और इनेलो दोनों को जमीन पर उतरना होगा। एक छोटा सा रिएक्शन ओंकार सिंह जी यहाँ मैं आपसे लूंगी, इसके बाद मलकानिया जी का मैं रुक करूंगी। ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरी रैली है, ये चौधरी देवीलाल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने ये रैली, जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से ये रैली का आयोजन किया गया। क्या वाकई ये श्रद्धांजलि देने वाली रैली थी, या इसके पीछे राजनीतिक मंशा थी कि हमें अपनी ताकत दिखानी है, हमें शक्ति प्रदर्शन करना है? क्योंकि जहां से ये रैली शुरू हुई, जहां ये रैली हुई, उन जगहों को लेकर सवाल उठ रहे हैं सर। मैडम, मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मुझे जी। पहले भी पूरा समय नहीं मिला। देखिए, पहले मैं राजवीर भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जुबान के धनी है। आप याद कर लीजिए, जब विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आना था तो इन्होंने क्या बोला, 8 अक्टूबर को हमारी सरकार बनते ही किसानों को 3100 रुपए धान का रेट देंगे। कि आज भी 3100 रुपए दे रहे हैं? ये जुबान के धनी नहीं है, ये छलने वाले लोग हैं, जुमले और जमेलों की पार्टी है। गलती से सत्ता में आ गई तो देखिए, सुनिए, ये अपनी बात में बोलेंगे। देखिए, मैं इनके बारे में नहीं बोला, इनको बौखलाहट किस चीज के, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बौखलाहट क्यों है आप में? मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप अपनी बारी में बोलना। कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रवक्ताओं में एक बौखलाहट नजर आ रही है, क्यों? और जहां तक देखिए, हमने ताऊ देवीलाल जी का सम्मान दिवस हर बार मनाते हैं। ये सम्मान दिवस उनके लिए सम्माननीय स्थिति के लिए, और उसके साथ हम अपनी ताकत तो दिखाते ही हैं। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेसी आगे हमारे रैली में या बीजेपी वाले आगे हमारी रैली में, जो वहां पे आके कहेंगे मोदी मोदी मोदी, पागलों की तरह नारा लगाएंगे। यहाँ हम एक संगठित रूप से एकत्रित हुए हैं, और हमारे इनेलो को मानने वाले, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को अनुसरण करने वाले उन लोगों का इकट्ठ था, कांग्रेस जनों का इकट्ठ नहीं था, जिनको सिर्फ राहुल गांधी और इंदिरा गांधी के अलावा कुछ नहीं नजर आता, या चौधरी देवीलाल जी को। और एक बात मैं कांग्रेस के अपने साथी की बात पर कहना चाहता हूं, ये कहते हैं हमारे में मुख्यमंत्री की लड़ाई थी। ठीक है, 2019 में हमारा परिवार विभाजित हुआ, पार्टी विभाजित हुई, मैं मानता हूं, पर उसका खमियाजा हमने भुगता। 1 सीट मिली हमारे को, अब भी 2 सीट मिली है, खमियाजा भुगता। लेकिन कांग्रेस ये तो बता दे मेरे भाई, 2024 में प्रचंड लहर थी तुम्हारी, 70+ सीटें आने की बात हो रही थी, प्रत्येक न्यूज चैनल आपकी सरकार बना रहा था। ऐसा क्या हुआ बापू बेटे को कि सरकार बीजेपी की बना गए? ये स्पष्ट आज परिस्थितियां हैं। आज देश की जनता बीजेपी से दुखी है, क्योंकि बीजेपी की नीतियों से बदलाव चाहती थी। 2019 में पुलवामा कांड हो गया,
क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी तथ्य उसका सार्वजनिक नहीं हुआ। साथ ही हमारी पार्टी विघटित होगी, चांस बीजेपी को मिल गया। 2024 में सरकार कांग्रेस की बन रही थी, हवा कांग्रेस की थी, सरकार फिर बीजेपी की बन गई। इसके लिए जनता आज कांग्रेस को दोषी मान रही है, बीजेपी से छुटकारा चाहती है। मैं मैडम आप इसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी की आज दुर्दशा है, ये आज लाडो लक्ष्मी योजना इन्होंने किस लिए शुरू की? इनको नजर आ रहा था कि आज प्रदेश में बदलाव की बहर बह रही है और 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल जी के जन्म दिवस को बहुत बड़ा इकट्ठ होने वाला है। उस इकट्ठ को रोकने के लिए इन्होंने आधी अधूरी लाडो लक्ष्मी योजना, जब इन्होंने वोट ली थी तो कहा था प्रत्येक लड़की जो 18 साल से ऊपर है उसको 2100 रुपए देंगे। आज क्या हुआ? आज कह रहे कि जो लड़की 23 साल से ऊपर है उसको 2100 देंगे। क्यों? क्या कारण है? और उसमें कैपिंग लगा दी कि उसकी आमदन 1 लाख से नीचे होनी चाहिए। ये झूठों जमेलों और जुमलों की सरकार है और जनता परेशान हो चुकी है, इनसे छुटकारा चाहती है और कांग्रेस का दोहरा चरित्र जनता देख चुकी है। आज 37 एमएलए होते हुए भी आप बता दीजिए मैडम, कई विधानसभा में कांग्रेस नजर आती है? जब कोई जनहित का काम आता है ये सारे के सारे वॉकआउट कर जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से मिले हुए हैं। और विपक्ष की भूमिका हमारे 2 विधायक हैं, तो 2 विधायक निभाते हैं। मेरे भाई सौदा जी, आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, क्या वास्तव में आपकी कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाती है? और मलकानिया जी बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, ये खुद बता देंगे कि आज विपक्ष की भूमिका में क्या कांग्रेस कामयाब है? जो कांग्रेस 37 विधायकों में से एक विधायक अपना एलओपी का लीडर नहीं चुन सकी, वो जनता का क्या भला करेगी? ये तो ऐसे लोग हैं जो नकारे जा चुके हैं। आप जनता देख लेना, 2029 का चुनाव हो या मिड टर्म पोल हो, जब भी होगी इनेलो की नीतियों पर विश्वास करेगी। चलिए ठीक है, आपके इसी जवाब के साथ इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा, वक्त तो चलिए ठीक है। ओंकार सिंह जी, आपका जवाब कंप्लीट हो गया, हमने आपके जवाब को सुना। अब इस पर क्या रिएक्शन होगा ये हम अपने बाकी मेहमानों से लेंगे, लेकिन इस बीच एक बयान यहां पर सुनवाते हैं। चौटाला की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरी रैली को लेकर, वो एक बार सुनवाते हैं। अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2019 में सत्ता में कौन लेकर के आया, कैसे दोबारा सत्ता में आई थी? लोगों का तो फैसला था, लोगों ने तो मन बना रखा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। 90 में से 40 सीट पे रोक दिया था, 50 विपक्ष के जीत करके आए थे, जबकि सरकार विपक्ष की बननी चाहिए थी। लेकिन साथियों, 10 ऐसे लोग जीत करके आगे जो कहीं चौधरी देवीलाल के नाम की माला जपा करते थे, जो कहीं कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे, जो कहते थे 75 पार का नारा देने वाली बीजेपी को हम जमुना पार कर देंगे। लेकिन साथियों, ऐसे स्वार्थी लोग थे जिन्होंने न केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आप लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया, बल्कि 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के प्रदेश को लूटते रहे। प्रदेश के अंदर अनेक घोटाले किए, शराब घोटाला किया, धान घोटाला किया, वही साथियों रजिस्ट्री का घोटाला किया, और रजिस्ट्री के साथ साथ अनेक ऐसे घोटाले थे, अगर सबका जिक्र करूंगा बहुत टाइम लगेगा। आपने सत्ता से बाहर कर दिया, 40 पे रोक दिया, उन 10 ने भाजपा की सरकार बना दी। वहीं साथियों, अब ये जो तीसरी बार की सरकार बनी है, इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। इस तीसरी बार को बनाने में मुझे पूरे प्रदेश के लोगों ने बताया कि बाप बेटा दोनों ने जहां पे भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाई है, वहीं हरियाणा प्रदेश का नाश कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तीसरी बार की सरकार के लिए कौन जिम्मेवार है, कौन दोषी है, कौन षड्यंत्रकारी है? कांग्रेसी हमारे बारे में कहते थे ये हुड्डा और इसका बेटा दोनों लगातार पिछले 2 वर्ष से प्रदेश में जहां कहीं भी गए, भाजपा के खिलाफ कुछ कहने की बजाय केवल एक ही बात कहते थे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो वोट काटू पार्टी है। साथियों, ये कहते थे कि हम बी टीम है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश में कौन सी पार्टी ऐसी है जो भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रही है? कांग्रेस पार्टी बी टीम के रूप में काम कर रही है। जहां ये हमें वोट काटू कहते थे, मैं आज उन कांग्रेसियों को खुले तौर से कहता हूं, हम वोट काटने वाले नहीं, हम तो रांद काटने वाले हैं आने वाले 2029 में।
2029 में जब चुनाव होगा तो जहां भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे वहीं इस कांग्रेस पार्टी की भी रांद काटने का काम करेंगे। तो इनेलो की रैली से क्या राजनीतिक समीकरण बदलेगा हरियाणा में, यह सबसे बड़ा सवाल है। और आज जिस तरह से ये रैली निकाली गई है, बीजेपी कह रही है कि ऐसी रैली तो इनेलो हर साल निकालती है, रैली निकालती है और उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। ये रैली वोटर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। और जिस तरह से अभी अभय चौटाला को आपने सुना, वो लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने हरियाणा को कभी समझा नहीं, कभी हरियाणा के विकास में उनका कोई योगदान नहीं रहा। आज देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनमाने ढंग से लोगों के ऊपर अपनी मनमर्जी के कानून थोपने का काम करती है। आपने पिछले दिनों अखबार में पढ़ा होगा कैसे राजनीतिक लोगों को दबाया और कुचला जाए। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने देश के गृह मंत्री से कहा कि एक बिल लेकर के आओ, ऐसा बिल लेकर के आओ कि जब हम चाहे विपक्ष के किसी भी व्यक्ति को जो सरकार के खिलाफ कहीं अपनी आवाज बुलंद करता है, जो कहीं सरकार को चैलेंज करने का काम करता है, कैसे उसको राजनीतिक रूप से खत्म किया जाए। इसके लिए साथियों लोकसभा में एक बिल लाया गया था, आपने पढ़ा होगा। उस बिल में लिखा था कि जिस किसी राजनेता को 1 महीने कैद हो जाएगी, जो कोई 1 महीने तक किसी जुर्म के तहत कैद में चला जाएगा, ना वो मुख्यमंत्री रहे